सोचा अगर मैं आपसे कहूँ कि बर्फ के पिघलने से आग लग सकती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल यही एक न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में आज छपी है। हाउ मेल्टिंग ग्लेशियर कैन लीड टू मोर वोल्केनिक इरप्शन। ये जो न्यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लेशियर्स आपको नॉर्थ साइड जाए या साउथ साइड जाए हर जगह मिलेगा। और स्पेसिफिकली ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें, तो धरती पर ग्लेशियर्स का पिघलना सिर्फ समुद्र का स्तर नहीं बढ़ाता, बल्कि छुपे हुए एक और खतरे को भी सामने ला रहा है, वो आपके वोल्केनोज। चलिए जानते हैं आज के हमारे इस माइंड मैप से कि कैसे क्लाइमेट चेंज, बर्फ का पिघलना और वोल्केनो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन चुके हैं इस स्पेसिफिक माइंड मैप वीडियो के फॉर्मेट। अगर आपको मेरे ये माइंड मैप्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में स्पेसिफिकली ज्वाइन हो सकते हैं। और 500 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं ये आपका स्पेसिफिकली माइंड मैप्स जो है शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ग्लेशियर मेल्ट एंड वोल्केनिक इरप्शन, इसके डायमेंशंस देखते हैं। तो कुछ डायमेंशंस निकल कर आते हैं, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वोल्केनिसिटी, फिर है हिस्टोरिकल एविडेंस, फिर एरियाज एट रिस्क, डेफिनेशन क्या है ग्लेशियो वोल्केनिज्म की। अंटार्कटिका में कौन से ऐसे वोल्केनोस हैं जो स्पेसिफिकली आइस के नीचे दबे हुए हैं, जो आगे जाके बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। फिर इस प्रकार के इरप्शन जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं ग्लेशियर्स में, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और कौन सी ऐसी रिसर्च जो अभी हुई है जो ये खतरा हमारे सामने लेकर आई। तो जानते हैं कि करके मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज वोल्केनिसिटी ये क्या है। तो सबसे पहले तो जो ये मैकेनिज्म काम करता है आपका वोल्केनो का, स्पेसिफिकली आइसी एरिया में, ग्लेशियर्स एरिया में, वो क्या है। सबसे पहला है रिड्यूस्ड आइस प्रेशर। जब ग्लेशियर किसी वोल्केनो के ऊपर होता है, तो वो क्या करता है, स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करता है किसके ऊपर, आपके स्पेसिफिक प्लेस, आपके वोल्केनो के ऊपर। अब प्रेशर ज़्यादा होता है तो इससे होता क्या है कि जो आइस का जो वेट होता है, वो मैग्मा को सप्रेस करता है। ठीक है, मैग्मा को ज़्यादा ऊपर आने नहीं देता, और जो रॉक्स भी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डेंस्ड हो जाती है, और उनको पिघलने में भी जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है वोल्केनो बनने और स्पेसिफिकली लावा बनने में। अगर इसमें आगे देखें, तो हो क्या रहा है, जब आइस मेल्ट हो जा रही है तो वो प्रेशर क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, जिससे मैग्मा और डेवलप हो रहा है, और साथ साथ में वोल्केनो को भी जो है और भी ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है इरप्शन होने के लिए। नीचे दूसरा रीज़न क्या है, अंडरग्राउंड गैसेस एंड मैग्मा एक्सपांड। जैसा मैंने आपको कहा कि प्रेशर रिलीज़ होने से आपका मैग्मा क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्मा प्रोडक्शन के ऊपर। तो भाई मैग्मा प्रोडक्शन में क्या चीज़ आ रही है, सेम वही चीज़ रिपीटेड है, डिक्रीज़ इन प्रेशर ड्यू टू आइस लॉस। ठीक है, जब आइस पिघल जा रही है तो मैग्मा जो है बहुत ज़्यादा आपका जो है एक्सपांड हो रहा है, और इससे जो है आपका स्पेसिफिकली आपका मैग्मा का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, कि रॉक्स एट लो प्रेशर मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। अगर आपके रॉक्स के ऊपर प्रेशर कम है, लो प्रेशर वाली रॉक्स है, तो वो कम टेम्परेचर में भी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वो लावा बनेगी, और वो आपका स्पेसिफिकली इरप्शन होगा। फिर प्रेसिपिटेशंस के क्या फैक्टर है, क्योंकि बर्फ का पिघलना सिंपल एक कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन भी वहाँ पे होगा। तो प्रेसिपिटेशन तो सबसे पहले किस लिए हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। फिर स्पेसिफिक क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेट्स अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में भी जो है ये क्या हो रही है, इन्फिल्ट्रेट हो रही है। ये जो है बारिश या फिर बर्फ जो है स्पेसिफिकली मैग्मा के पास जब पहुंचती है, तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। जब भी आप देखेंगे कि भाई वाटर जो है, अगर आप गर्म लावा पे फेंकेंगे तो वहाँ पे क्या अचानक से वेपर क्रिएट होता है, यानी बहुत सारा जो है पानी का भाप बनता है। वो पानी का भाप क्या करता है, इरप्शन को जो है ट्रिगर करता है, क्योंकि पानी का भाप एक्सपांड होता है। पानी का जो वेपर है वो एक्सपांड होता है, और वो स्पेसिफिकली मैग्मा को क्या करता है, एक्स इरप्ट करने के लिए जो है उत्साहित करता है। वन काइंड ऑफ कह सकते हैं ट्रिगर्स इरप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस की, ऐसा कुछ घटना पहले घट चुकी है कि नहीं, लेट्स सी। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तो आइसलैंड का डीग्लेसिफिकेशन हमें देखने मिलता है 15,000 से 10,000 साल पहले, यानी कि आज तो 2025 चल रहा है, मतलब कह सकते हैं 17-18 हजार साल पहले की ये बात है, कि भाई यहाँ पे आइसलैंड में जो है पहले बहुत ग्लेशियर्स थे, 15,000 10,000 साल पहले। उस टाइम पे जो है डीग्लेसिफिकेशन हुआ था, मतलब वहाँ ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होना स्टार्ट हुए थे। तो हमें वहाँ पे इरेप्शंस के जो रेट्स दिखे वो 30 से 50 गुना ज़्यादा दिखे, यानी कि जब ग्लेशियर था वहाँ पे फिर ज़्यादा
इरप्शंस नहीं हो रहे थे, लेकिन 15,000 10,000 साल पहले के आसपास जब डीग्लेसिफिकेशन हुआ, मतलब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने मिले, जो कि 30 से 50 गुना ज़्यादा। फिर चिली में एक मोचो चोसिनोको वोल्केनो है। यहाँ पे जो है एक और स्टडी निकल कर आती है कि 26,000 से 18,000 बीपी या फिर कह सकते हैं साल पहले क्या था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक आइस थी। यानी कि बहुत बड़ी ग्लेशियर्स थे, थिक आइस की शीट थी जिसने जो वोल्केनोस को जो है दबा के रखा हुआ था, सप्रेस करके रखा हुआ था। तो कितना सप्रेस किया था? तो यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब सप्रेस किया हुआ था, जो मैग्मा के रिजर्वियर थे वो 10 से 15 किलोमीटर गहराई में थे, यानी कि 10-15 किलोमीटर ऊपर तक तो सिर्फ क्या था, ग्लेशियर्स से आइस शीट थी। तो यानी उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, किसके ऊपर? मैग्मा चैम्बर्स के ऊपर, या कह सकते हैं आपके वोल्केनोस के ऊपर। तो इससे हुआ क्या कि वो ज़्यादा इरप्ट नहीं हुए। लेकिन 13,000 बीपी मतलब कह सकते हैं कुछ 10,000 साल, 15,000 साल बीतने के बाद ये देखने मिलता है कि आपका स्पेसिफिकली जब आइस वहाँ से मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट होगी तो जाएगी कहाँ? उसी मैग्मा चैम्बर में जाएगी, यानी उसी स्पेसिफिकली वोल्केनो के अंदर जाएगी और वो वाटर वेपर क्रिएट करेगा। वाटर वेपर से होगा क्या? अंदर बहुत सारा जो है इरप्शंस ट्रिगर ट्रिगर होंगे और बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने मिलेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कौन से एरियाज अभी रिस्क में है। स्पेसिफिकली ये जो न्यूज़ कवर कर रही है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क में एरिया है वेस्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो वेस्ट साइड है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा वोल्केनोस है जो कि आइस के अंदर दबे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में या कुछ ही डिकेड्स में जो है ये सारी की सारी आइस वहाँ से क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। फिर दूसरे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, रसिया। आगे बात करते हैं ग्लेशियो वोल्केनिज्म रीजन्स कौन से हैं। तो आपके आइसलैंड है, ब्रिटिश कोलंबिया है, अंटार्कटिका है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। ग्लेशियर वोल्केनिज्म होता क्या है? अभी क्योंकि हमने ये देखा ग्लेशियर वोल्केनिज्म रीजन्स, तो ये कौन से डेफिनेशन इसमें सूट करता है। तो सबसे पहला तो इंटरेक्शन, मैग्मा के साथ अगर कोई भी प्रकार का इंटरेक्शन अगर आइस के साथ होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लेशियो वोल्केनिज्म। यानी कि स्नो हो, फर्न हो, या फिर कोई भी मेल्टिंग वाटर हो स्नो से, अगर वो मैग्मा में जा रहा है, उससे वाटर वेपर बन के बहुत सारा इरप्शन हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है वोल्केनिक इरप्शन, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? ग्लेशियो वोल्केनिज्म। अंटार्कटिका में कुछ वोल्केनो से उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है वो ये 2 नाम हैं। एक तो है आपका माउंट एरागुस। ये क्या है? तो भाई ये सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है और ये रॉस आइलैंड पे पाया जाता है। दूसरा है माउंट सिडली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाईएस्ट डॉर्मेंट वोल्केनो है अंटार्कटिका का। ये मैरीन वाइल्ड लैंड जो है वहाँ पे पाया जाता है। फिर डिसेप्शन आइलैंड एक है वोल्केनो वहाँ पे, ये एक्टिव वोल्केनो है। ये सदर्न सेटलैंड आइलैंड है अंटार्कटिका में, वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे एक कैल्डेरा भी है जो कि एक नेचुरल हार्बर की तरह काम करता है। कैल्डेरा आपके 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी जो है जियोग्राफी की, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जब आप उसमें वोल्केनो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैल्डेरा क्या है। कैल्डेरा क्या होता है कि एक्चुअली में एक वोल्केनो जब बहुत जोर से इरप्ट करता है, तो अपने आपका जो वेंट होता है, अपने ऊपर का जो वेंट होता है कोनिकल शेप खो देता है, और वहाँ पे फिर क्या होता है कि बहुत बड़ा एक बड़ा-सा तालाब जैसा बन जाता है, और उसके नीचे जो मैग्मा होता है, वो एक समय पे सूख जाता है, मतलब डोर्मेंट हो जाता है। तो वो जो ऊपर का स्पेस बचता है गोल-सा, वो एक तालाब की तरह हो जाता है, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो कभी-कभी कैल्डेरा लेक उसे कहा जाता है। और अगर ये कैल्डेरा अगर समुद्र के किनारे पाया जाता है, तो समुद्र जब अपनी हाइट बढ़ाता है, तो ये कभी-कभी जो है एक नेचुरल हार्बर की तरह भी जो है एक्ट करता है। और भी बहुत सारे कुछ हमारे वोल्केनोस हैं, जैसे कि माउंट बर्लिन, माउंट मेलबर्न, द लिडस, माउंट रिटमैन, माउंट तकाहे, माउंट वॉसी, और भी बहुत सारे आपके जो स्पेसिफिक वोल्केनोस हैं जो अंटार्कटिका में हैं, उनकी भी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। ये लिस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार रीड कर लेते हैं। एक है माउंट एबोट, अडाले पेनिनसुला, माउंट एंड्रोस, आर्गो पॉइंट, ब्यूफोर्ड आइलैंड, माउंट बर्ड, ब्लैक आइलैंड, रिचमैन आइलैंड, ब्राउन ब्लफ, फिर बाद में ब्राउन पीक, माउंट पर्सी, कॉलमैन आइलैंड, डैनियल पेनिनसुला, माउंट डिस्कवरी, माउंट फ्रेट्स, फ्रैंकलिन आइलैंड, रॉसबर्ग, माउंट हैडिंगटन, Hallett Peninsula, Mount Hampton, Hudson Mountains, Lars Christian Peak, Melville Peak, Mount Morning, Mount Moulton, Mount Murphy, Mount Overlord,
Howlett Island, Penguin Island, Red Island, Rosmel Island, Royal Society Range, Seal Nunattakas, Mount Sipley, Mount Spree, माउंट टेरानोवा, माउंट टेरर, टॉनी माउंटेन, माउंट वर्नन हारकोट। ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि या फिर कह सकते हैं वोल्केनोस है जो आपके अंटार्कटिका में एग्जिस्ट करते हैं। बट मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट आपके थे वो मैंने आपको ये बता दिया, इसको आपको जो है याद करना है। आगे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस प्रकार के इरेक्शंस के। सबसे बड़ा तो कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल कर आता है वो देख लेते हैं। तो सबसे जो ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते हैं इस प्रकार के इरेक्शन से वो है आपका टेम्पररी कूलिंग और स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म वार्मिंग। एक्चुअली में क्या होता है जब वो इरप्शन होता है तो एक टेम्पररी कूलिंग क्रिएट होती है वोल्केनो की इरप्शन के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या होता है एस और डस्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। उसके कारण से सनलाइट जो होती है वो क्या होती है ब्लॉक हो जाती है। और एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल विंटर क्रिएट होता है वोल्केनो इरप्शन के बाद। कह सकते हैं कि वोल्के आपका फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। और दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ये जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एस से भी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ तो बहुत ही ज़्यादा सनलाइट को क्या करती है ब्लॉक करती है। फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर तक चली जाती है और ये वाटर से भी रिएक्ट करती है। जब बारिश होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कह सकते हैं बारिश के फॉर्म में आपको गिरते हुए दिखता है। और ये सोलर रेडिएशन को क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके जो एस होती है ना एस को सिर्फ ब्लॉक करती है। बट ये क्या करती है ये तो जो है स्पेसिफिकली सन आपके जो सोलर रेडिएशन होता है ना सोलर रेडिएशन उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या होता है कूलिंग इफेक्ट देखने मिलता है और अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है। और इस प्रकार के जो एरोसोल्स होते हैं जिसमें आपका कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होता है वो कम से कम 3 साल तक जो है एटमोसफियर में रहता है। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म वार्मिंग की। तो जब ये प्रकार के आपके स्पेसिफिकली इरप्शंस होते हैं तो आपको एक दूसरा भी एंगल देखने मिलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन उसमें से रिलीज हो रही है वोल्केनिक इरप्शन से तो आपको जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने मिलेगी। इससे होगा क्या आपका प्लेनेट जो है हीट हो जाएगा और एक विशियस साइकिल जो है विशियस साइकिल मतलब रिपीटेड साइकिल। जैसे कि पहले कि आपने इरप्शन मतलब देखा इरप्शन से क्या हुआ राइजिंग टेम्परेचर। उससे क्या हुआ बहुत ज़्यादा आइस मेल्ट हुई। आइस मेल्ट हुई तो सिंपल सी बात है फिर से वही ग्लेशियर वोल्केनिज्म वाला फीचर स्टार्ट होगा। आपका इरप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। फिर इरप्शन से फिर से ज़्यादा क्या होगा फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगा तो मतलब राइजिंग टेम्परेचर फिर बाद में आइस मेल्ट होगा फिर बाद में इरप्शन होगा फिर ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या होता है एक तरीके से विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हमारे लास्ट डायमेंशन की रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंसेस। आखिरकार कौन सा रिसर्च हुआ था जिसमें ये चीज हमको जो है पता चलती है जो आज हम उनकी आर्टिकल चर्चा कर रहे हैं। तो ये रिसर्च का नाम है आपका न्यू स्टडी प्रेजेंट की गई 2025 का गोल्डस्मिथ कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे हुई थी लोकेशन इसका प्रेग। प्रेग कहाँ पे है आपका चेक रिपब्लिक में है। ये एक लार्जेस्ट जियोकेमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है तो जियोकेमिकल सोसाइटी एंड यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ जियोकेमिस्ट्री। तो ये था आपका कह सकते हैं ये पूरा माइंड मैप जो कि इस न्यूज़ के साथ क्या था एसोसिएटेड था। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।